बच्चों आप ये आवाज बंद कर लें। जल्दी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबकी आवाज बंद हो जाए। इधर पीछे सबका फेस सामने रहे। हाँ जल्दी बैठ जाओ। दिक्कत हो तो इधर बैठ जाओ। अभी जल्दी बैठ जाओ बस। इधर एक बार मैंने बोल दिया, रीजन से मुझे मतलब नहीं है, सबका फेस सामने रहे। तो बच्चों अब सबसे पहले मैं डीसीटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। तो याद रहे किसी की भी आवाज नहीं आए, किसी का भी फेस इधर उधर ना दिखे। तो डीसीटी सेकंड, इसमें बच्चों हम कहां तक डिस्कस कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर ओके 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन नंबर 11, इधर आवाज बंद करके बैठो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ए ब्लॉक ऑफ आयरन इज केप्ट एट बॉटम ऑफ बकेट फुल वाटर। तो बच्चों आयरन इसमें ऐसे रखा है, आयरन इसमें ऐसे रखा है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब वाटर एक्सर्ट बॉयंसी फोर्स ऑन ब्लॉक। तो बच्चों बॉयंसी फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो V रो वाटर G। बताओ इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है भैया? ठीक है। अब देखो बॉयंसी फोर्स तुम्हारा ये हो गया है, मुझे बताओ अब 2 से टेम्परेचर तुमने 3 कर दिया, कितना कर दिया? 2 से टेम्परेचर कितना कर दिया? हाँ तुम इधर बीच में आवाज बंद करके बैठो, ध्यान रखो उसे। तो 2 से टेम्परेचर तुमने 3 कर दिया, तो बताओ आयरन ब्लॉक फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलेगा। तो आयरन ब्लॉक का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अब मुझे बताओ वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों शायद थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री में भी हो सकता है पढ़ाओ। लास्ट आवाज बंद करके बैठो, तुमसे बोल रहा हूं मैं। तो अब देखो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो तो ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ रखा हो तो ठीक है, और बाई चांस याद ना हो तो फिलहाल मान लो। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले पानी इस 2 डिग्री सेल्सियस पे था, तुमने एक टेम्परेचर बढ़ाया तो वो 3 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो यहां डेंसिटी मैक्सिमम है, तो 2 से 3 आएगा, तो बताओ डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो याद रहे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती, लेकिन यहां थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो पानी की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ गया, पानी की डेंसिटी भी बढ़ गई, जी वही रहा। तो बॉयंसी फोर्स होता है डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम, मतलब आयरन का वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी ये, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि वो एक्सपेंड कर गया, ये भी बढ़ गया। तो बताओ बॉयंसी फोर्स बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बाकी कोई और ऑब्जेक्ट होता, या मान लो टेम्परेचर मैंने दिया होता सपोज 2 की जगह 20 दे देता, 20, तो 20 से अगर मैं 21 करता तो इसका वॉल्यूम बढ़ता, बट वाटर की डेंसिटी क्या होती? कम होती। तो फिर हमें डेटा के हिसाब से चेक करना पड़ता कि क्या आंसर आएगा। लेकिन यहां आंसर में हमें कंफ्यूजन नहीं है, वॉल्यूम आयरन का पक्का बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी पक्का बढ़ेगी, तो ये दोनों बढ़ गए तो बॉयंसी फोर्स पक्का बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है?
बच्चों बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है? इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन रहता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ ही साथ। बच्चों ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, टेम्परेचर मान लो कुछ 30 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्जेक्ट तैर रहा है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया? 35। ऑब्जेक्ट अभी भी तैर रहा है, ऑब्जेक्ट अभी भी तैर रहा है। बताओ बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा कम होगा? बॉयंसी फोर्स वही रहा, कम हुआ ज्यादा हुआ? एक बात थोड़ा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता। क्वेश्चन समझ गया ना? पहले ऑब्जेक्ट तैर रहा था, टेम्परेचर 30, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 35 कर दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो बॉयंसी फोर्स कम हुआ, बढ़ा, वही रहा? थोड़ा सोचो, जब मैं पूछूं तब बताना। क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ, अब इसका जो आंसर देना चाहे वो बताएं, हैंड राइज करके आंसर देना है। बोलो बच्चों, क्यों बढ़ेगा? चलो मैं देखता हूं, और उसके अलावा कोई आंसर देना चाहे? चलो देखो, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो, बताओ mg कहां है? नीचे, बॉयंसी ऊपर, बताओ बॉयंसी कितना हुआ? ठीक है। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मास 10 किलो से कितना हो जाएगा? 10 रहेगा, तैरेगा वो मैं बता ही चुका हूं। तो अभी भी नीचे क्या लगेगा? mg, अभी भी नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? बॉयंसी। चूंकि वो तैर रहा है, तो बॉयंसी किसके बराबर होगा? 10g। तो बॉयंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी तैर रहा है। तो mg 10g ऊपर बॉयंसी बराबर, सेकंड केस में भी बराबर, तो बॉयंसी वही रहा। मान लो मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं और ऑब्जेक्ट अभी भी तैर रहा, ऑब्जेक्ट अभी भी तैर रहा, तब बताओ उस पर बॉयंसी फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? वही रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो mg को बॉयंसी बैलेंस करेगा। अगर वो तैर रहा है और उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो बॉयंसी mg के बराबर होगा, m पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बॉयंसी पे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तैरते हुए ऑब्जेक्ट के केस में अगर वो पूछता, तो आंसर तुम क्या रखते? वही रहेगा। हाँ, अब शायद कोई कुछ पूछ रहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझो, आएगा, बिल्कुल सही है। बट ओवरऑल इस तरह से एडजस्टमेंट होगा। जैसे मान लो बॉयंसी मैंने लिखा वी रो लिक्विड जी, यही तो होगा बॉयंसी। अब मैंने गर्म किया, तो जी तो वही रहा, लिक्विड की डेंसिटी कम हुई, लिक्विड की डेंसिटी कम हुई, तो जो डूबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम है वो उसी रेशो में बढ़ जाएगा, कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या रहे? कांस्टेंट। ये बात सही है, लिक्विड की डेंसिटी गर्म करने पे कम होगी, लेकिन डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम उसी रेशो में बढ़ जाएगा कि भाई अल्टीमेटली mg को वो बैलेंस कर पाए। समझ गए बच्चों? चले आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोई तकलीफ? देखो बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक कॉपर का है, वेसल में तैर रहा है, वाटर इसमें गिराया जिससे कि वो जस्ट सबमर्ज कर रहा है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम बताना। तो बच्चों याद करो, कल मैंने इक्विलिब्रियम इन टू लिक्विड्स डिस्कस किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन मान लो। ये मान लो बच्चों इधर मरकरी, ये मान लो वाटर, ऊपर वाला वाटर नीचे वाला मरकरी, ठीक है। क्यूब की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये मैं मान लेता हूं h, तो ये कितना होगा? 10 माइनस एच, ठीक है। तो बच्चों कल वाला फंडा मैं यूज कर लेता हूं, कल हमने डिस्कस किया तो वही यूज कर लेते हैं, पूरा बेसिक से क्यों करें। तो याद करो v1 रो वन, v2 रो टू, v1 प्लस v2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, याद आया? अब ऊपर वाला वॉल्यूम लिख रहा हूं h इंटू एरिया, एरिया मान लो 10 है तो 100,
10 साइड है तो 100 एरिया। डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी पानी है तो 1 V2। 10 - H मरकरी है, एरिया 100, मरकरी है तो 13.6। अब V1 + V2 टोटल वॉल्यूम, तो 10 10 10 टोटल वॉल्यूम हो गया 1000। अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बच्चों हमें दे रखी है कॉपर की 7.3। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? गुणा भाग करके एच निकाल पाओगे? बोलो बच्चों आगे एच निकाल पाओगे? या देखो 100 तो कट गया, बचा इधर 73। खैर कर लेना, गुणा भाग में क्या ही बताऊंगा। कंसेप्चुअली कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। क्लियर है ना अभी ये? चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कोई डाउट बच्चों? 14 इसमें बच्चों कोई डाउट? 14 देखो, ये बॉय कैरी, देखो बच्चों ऐसे समझो, मान लो इसके हाथ में एक, मान लो 5 किलो की फिश है, इस हाथ में मान लो 20 किलो पानी की बाल्टी है, तो बताओ उसके हाथ में टोटल मास कितना है? 25। टोटल मास कितना है? 25। अब उसने क्या किया, 5 किलो की फिश इसमें पटक दी, 5 किलो की फिश इसमें पटक दी। अब उसे टोटल कितना वेट फील होगा? बोलो बच्चों, मान लो उस फिश को उसने पानी में पटक दिया, तो टोटल मास अभी भी उस पे 25 है, तो उसके हाथ पे 25 ही फील होगा। तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि भाई बॉयंसी लग गया, तो भाई बॉयंसी फिश पे जितना ऊपर लगेगा उतना कंटेनर पे नीचे लगेगा, तो उसके हाथ पे तो सब कुछ वही रहना है। समझ पाए? मान लो तुम 5 किलो इधर उठाओ, 20 किलो इधर उठाओ, 25 हुआ। अब उसी को इसमें पटक दिया, 5 किलो की फिश, 20 किलो पानी, हाथ से उठाओगे तो ऐसा थोड़ी कि भी 20 ही किलो फील होगा, अभी भी 25 किलो ही फील होगा। समझ गए? तो बच्चों सेम वजन फील होगा जैसा पहले था, कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, वापस देखो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, इसमें आंसर तुम्हें शायद दिए नहीं है, मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर आगरा बॉम्बे दिल्ली, आगरा बॉम्बे दिल्ली, ये तीन होंगे। जो मैंने एक स्फेयर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसा ही है। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ? दोनों, हाँ वो वॉल्यूम देख के पता चल रहा है इक्वली है। ठीक है, हाँ बच्चों बताओ इसमें कोई तकलीफ? बच्चों ये तुम्हारे एडवांस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो मैंने कल डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है, इसमें भी शायद आंसर नहीं दिया है। आंसर हो जाएगा आगरा एंड दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली, और ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, ओके बच्चों शायद मैंने 16 तक ही दिए होंगे। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, जो DPP 3 था उसके क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। DPP 3, इधर तुम दोनों डिस्कशन पूरा बंद कर लो। DPP 3 देखो बच्चों, इसमें शायद मैं 15 तक डिस्कस कर चुका हूं, 16 के बाद क्या आंसर दे रहा हूं। बॉम्बे, 17 में दिल्ली, 18 में बॉम्बे, 19 इसमें आंसर बॉम्बे, 20 चेन्नई, 21 इसमें आंसर बॉम्बे, 22 दिल्ली, 23 ये मैंने दिया नहीं था, बट एक बार आंसर बता रहा हूं, नोट कर लो इसे। तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं। सबसे पहले बच्चों अप टू 15 कोई दिक्कत परेशानी हो? अप टू 15 किसी को भी कोई डाउट? चले आगे 15 के आगे। ठीक है, फिर भी अगर 15 तक किसी को दिक्कत हो मुझसे अलग से पूछ लेना। 16 बच्चों इसमें डाउट किसी को भी? ठीक है, 17 बच्चों इसमें कोई तकलीफ? 17 देखो, हाँ
16। देखो बच्चों ऐसे समझो, ये एक बंदा, इसका मास मान लो 50 किलो, एक मान लो ये बंदा, लेकिन इसका भी मास 50 किलो है, ठीक है। अब राम श्याम हैविंग सेम वेट when measured outside, when measured under the water it is found ram have more weight। तो देखो बच्चों समझो, दो बंदे हैं, एक दुबला पतला है लेकिन अंदर से सॉलिड है, तो 50 किलो उसका वजन है। एक बाहर से काफी फूला हुआ है लेकिन वजन उसका 50 किलो है। क्लियर है? तो 50 किलो 50 किलो हवा में तोलोगे तो 50 किलो ही मिलेगा, क्योंकि हवा की बॉयंसी नेग्लिजिबल होती। अब तुमने क्या किया, पानी भर दिया, पानी भर दिया, तो बच्चों बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा है? दूसरे वाले का। मान लो इस पे mg तो 50g लगेगा, इस पे भी mg 50g लगेगा, लेकिन इस पे बॉयंसी लगेगा v रो वाटर g, बट इस पे बॉयंसी लगेगा v रो वाटर g। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पे बॉयंसी ज्यादा लगेगा। तो mg तो दोनों पे सेम है, बट बॉयंसी फोर्स इसमें ज्यादा है। तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा है तो बताओ पानी में वेट किसका कम फील होगा? इस वाले का, क्योंकि इस पे बॉयंसी ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो ये 500, लेट से ये 200 आया, तो ये कुछ 300 होगा, तो इसका वेट फील होगा 300, इसका वेट फील होगा 200। तो हम बोल सकते हैं पानी में जिसका वेट कम है, पानी में जिसका वेट कम है वो फूला हुआ है या उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है मतलब उसका फैट ज्यादा होना चाहिए। तो जिसका पानी में वॉल्यूम वजन कम आ रहा है मतलब वो फूला हुआ है, फूला हुआ है तो उसमें फैट ज्यादा होना चाहिए। तो हमें दिया है कि भाई श्याम का वेट पानी में कम है, श्याम का वेट पानी में कम है, तो हम बोल सकते हैं उसमें फैट ज्यादा होना चाहिए। अभी बच्चों समझ पाए? कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कोई डाउट? 18 में है, देखो बच्चों देखो, मेटालिक स्फीयर में एक कैविटी है, स्फीयर का वजन 40 ग्राम हवा में है। तो देखो 40 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी है इसकी 8, तो मटेरियल का वॉल्यूम होना चाहिए 5। ये चीज समझे बच्चों? समझे? देखो मान लो ये एक स्फीयर है, इसमें मटेरियल का वॉल्यूम ये है, कैविटी का वॉल्यूम ये है, कैविटी का वॉल्यूम ये है। तो केवल मटेरियल मटेरियल का वजन होगा, कैविटी में तो हवा होगी, हवा का थोड़ी कोई वजन होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं मास लिखूंगा तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये चीज समझे। लेकिन वॉल्यूम किसका? केवल मटेरियल का। तो मटेरियल मटेरियल का वॉल्यूम मेरे पास आ गया 5। यहां कोई तकलीफ? अब बच्चों देखो, इसको पानी में तौला तो 40 की जगह 20 का आया। तो बच्चों बताओ हवा में वेट कितना था? हवा में वेट कितना था? 40। पानी में कितना है? कितना कम हुआ? कल मैंने बताया था जितना बॉयंसी फोर्स लगेगा उतना ही वेट कम होगा। तो वेट कितने से कम हुआ? 20 से। तो बॉयंसी फोर्स कितना होना चाहिए? 20। तो हम बोलेंगे पानी में बॉयंसी फोर्स होना चाहिए 20g, बॉयंसी फोर्स। तो पानी में अगर हम इसको डुबोएंगे तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? Vm प्लस Vc दोनों ही डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि पूरा हमने डुबो दिया। तो कैविटी वाला वॉल्यूम भी तो वो आसपास से हटाएगा ही। रो वाटर 1g 20g, तो दोनों के मिला के वॉल्यूम आया 20। मटेरियल का वॉल्यूम है 5, तो कैविटी वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 15। तो कैविटी वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 15। अकेले मटेरियल का वॉल्यूम 5।
टोटल वॉल्यूम 20, तो कैविटी के हिस्से का वॉल्यूम कितना हुआ 15। बताओ कहीं दिक्कत हो? ठीक है, हाँ बोलो। देखो जैसे यही बोतल मान लो अभी खाली है, तो एक अंदर वाला हिस्सा कैविटी हो गया, तो कुछ स्टील का वॉल्यूम है और कुछ जो हवा है उसका वॉल्यूम है। हवा का मास नेग्लिजिबल मानते हैं, तो हवा का वॉल्यूम वीसी, स्टील का वॉल्यूम वीएम। तो इसका हवा में वजन है 40 ग्राम, तो हवा में वजन होगा स्टील स्टील का, हवा का थोड़ी होगा। तो स्टील का वजन कैसे लिखूंगा? स्टील का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मुझे दे रखी है, वजन दे रखा है, तो स्टील का वॉल्यूम आ गया 5। अब इस बोतल को मैंने पूरा पानी में डुबो दिया, तो ये वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगी, जो कि मटेरियल का वॉल्यूम प्लस कैविटी। हाँ हाँ हाँ, तो इसका जो आउटर वॉल्यूम होगा, आउटर वॉल्यूम कौन सा है? मटेरियल का वॉल्यूम प्लस कैविटी का वॉल्यूम, उतना वो डिस्प्लेस करेगी। तो Vm प्लस Vc ये 20 बस आ जाएगा। बच्चों अभी मुझे बताओ इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में अभी डिस्कस कर लूंगा, वैसे तुम लोगों ने शायद कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया हो तो आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 21 में बच्चों कोई डाउट? 22 ये हमने कर ही लिया था। ठीक है, अब 23 और 20 ये अभी क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब इधर आ जाओ, मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उससे तुम देखो। देखो बच्चों, आगे यहाँ ये रहा। बच्चों लास्ट टर्म पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है? इसमें पहला पार्ट मैंने पूछा था, अगर मैं x माइनस एक्स टेस्ट निकालता हूं, जैसे इसको उठा के इसमें पटक दिया, बच्चों इसको उठा के इसमें पटक दिया, तो ये चेंज होके हो गया एक्स टेस्ट। तो अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया हो, हमने डिस्कस किया था, ये अपने पास साइड से निकल के आया था m बाई रो एल इंटू एरिया। बच्चों यही आया था, ये पहले पार्ट का आंसर। फिर मैंने ये बोला था कि इसको इसमें पटक दिया तो ये हाइट चेंज होगी, मान लो एच टेस। तो h माइनस एच टेस बच्चों मैंने निकाला था, और वो निकल के आया था, वो अगर मैं लिखता हूं तो बच्चों एक बार आंसर देखो क्या आया था, m बाई रो एल, m बाई रो मटेरियल अपॉन एरिया, यही आया था। इसमें कहीं तक कोई दिक्कत? बच्चों ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? तो बच्चों आप वापस इधर आओ। देखो मान लो इसका मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम। तो कल मैंने डिस्कस किया था, ध्यान से देखना, एरिया एक्स रो लिक्विड जी किसके बराबर होना चाहिए? एम प्लस एम इंटू जी। तो एक्स मेरे पास आया एम जी, या एम तो वो कट जाएगा, ये क्लियर है? अब मान लो मैंने उसको उठा के अंदर पटक दिया, अंदर पटक दिया तो केवल मास m बचा, केवल मास m बचा, तो mg को अब कौन बैलेंस करेगा? मान लो एरिया इंटू एक्स टेस रो लिक्विड जी, जी जी कट गए, एक्स टेस m a रो लिक्विड जी, बच्चों यहां भी कट जाएंगे। तो बच्चों आप इतना चेक करके बताओ, यहां तक कहीं कोई तकलीफ? अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों बताओ, एक्स बड़ा है या एक्स टेस? एक्स बड़ा है या एक्स टेस? एक्स। तो अगर मैं पूछता हूं उसको पटकने के बाद एक्स कम होगा या बढ़ेगा? एक्स एक्स टेस बन गया,
तो ये जो x है वो कम होगा या बढ़ेगा पटकने के बाद? कम होगा। तो वही क्वेश्चन डीपीपी 3 में था जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों फिर बताओ, इसको इसमें पटक दिया तो x बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वो चीज क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। h है पुराना लेवल, h डैश है नया लेवल। h है पुराना लेवल, h डैश से नया लेवल। h माइनस एच डैश इनिशियल माइनस फाइनल होता है डिक्रीमेंट इन लेवल। क्या हुआ? डिक्रीमेंट इन लेवल। अब उसे देखो बच्चों, बताओ ये वाला टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो डूबने वाला ऑब्जेक्ट है। डूबने वाला ऑब्जेक्ट है तो ये वाला लिक्विड की डेंसिटी कम है, मटेरियल इस ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये टर्म बड़ा हुआ, ये टर्म ज्यादा हुआ, तो ये टर्म पॉजिटिव हुआ। ये टर्म अगर पॉजिटिव हुआ तो डिक्रीमेंट पॉजिटिव हुआ, यानी कि लेवल पानी का क्या होगा? कम होगा। लेवल पानी का क्या होगा? कम होगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? अब बच्चों इसी चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। मान लो जो मटेरियल हम पटक रहे हैं, जो मटेरियल हम पटक रहे हैं उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। जो मटेरियल हम पटक रहे हैं उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो लेवल कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझो। एक बोट में तुम बैठे हो, बोट में कुछ पत्थर रखे, तुमने पत्थर लेके पानी में पटक दी, तो पत्थर की डेंसिटी पानी से कम या ज्यादा? ज्यादा। तो वो डूबेंगे कि तैरेंगे? डूबेंगे। तो तुमसे पूछेंगे कि जो वाटर लेवल था पहले, ये ऐसे जैसे ये पत्थर रखा है इसी को तुमने नीचे पटक दिया, पत्थर को नीचे पटक दिया, वही सिचुएशन है। तो पत्थर को नीचे पटक दिया तो पत्थर डूब जाएगा। पत्थर डूब जाएगा तो जो ये हाइट है वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। तो तुमसे पूछेंगे कि वाटर लेवल कम होगा या बढ़ेगा, बताओ आंसर। कम होगा। मान लो पत्थर की जगह लोहे के पीसेस रखे, उसको पटक दिए, तब वाटर लेवल क्या होगा? बोलो बच्चों। पत्थर की जगह लोहे के पीसेस रखे उसको पटकोगे तब वाटर लेवल कम होगा। तो अब अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसे समझो, कोई भी डूबने वाली चीज पटक रहे हो, कोई भी डूबने वाली चीज पटक रहे हो, तो वाटर का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। वो पहले जिस हाइट तक भरा होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अब बताओ इसको उठा के इसमें पटक दिया तो एक्स क्या होगा? कम या बढ़ेगा? एक्स कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो एक्स भी कम होगा, एच भी कम होगा, वाटर लेवल भी कम होगा, और वो जितना डूबा हुआ है वो भी कम होगा। ये पॉइंट समझे बच्चों? कहीं कोई तकलीफ? इसी में आप एक और पार्ट लिख लो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों, ठीक है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? सेकंड पार्ट बच्चों लिख लो। फाइंड डिक्रीमेंट इन एच, फाइंड डिक्रीमेंट इन एच if if फाइंड डिक्रीमेंट इन एच। एच से मेरा मतलब है वाटर का लेवल, एच से मेरा मतलब है वाटर का जो लेवल था। फाइंड डिक्रीमेंट इन एच इफ रो मटेरियल, जो ब्लॉक का मटेरियल है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है। एक बार बच्चों अपना दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं डिस्कस करता हूं। फाइंड डिक्रीमेंट इन वाटर लेवल इफ एच इज लेस देन, मतलब रो ऑब्जेक्ट इज लेस देन, वो दिया है, ठीक है? रो मटेरियल इज लेस देन रो लिक्विड। तो बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है।
बच्चों इधर सेल्फ से सॉल्व करो तुम लोग भी। ठीक, क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? मान लो मैं x की वैल्यू पूछता, x में चेंज, वो तो सेम आ जाता, तो वो मैंने नहीं पूछा। मान लो x में चेंज पूछता, पहले ये फिर ये, आंसर सेम आता, वो छोड़ दो। मैंने केवल हाइट में चेंज पूछा है, लेकिन कब पूछा है? जब वो तैरने वाला ऑब्जेक्ट, मटेरियल की डेंसिटी जो मैं पटक रहा हूं वो लिक्विड से कम है। एक बार सोच लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके बच्चों, अब हैंड राइज करें जो इसमें आंसर देना चाहें। कोई भी बच्चों बोलो, कोई भी एक बता दो, डिक्रीमेंट ही बता दो। चलो देखते हैं। और कोई? बस 2 मिनट रुको, समझ जाएगा मैंने क्यों रोका है। हाँ, और कोई बच्चों जो आंसर देना चाहे? चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसे तुम देखो। इस केस में आंसर आएगा 0। हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड लेवल की हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम कोई तैरने वाला ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, या सेम बच्चों इधर, तुम वहां से उठ जाओ, बीच में से अपनी पुरानी जगह पे आ जाओ, 7-8 दिन यहीं बैठना। ठीक है? तो बच्चों अब मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, इसे तुम देखो। ठीक है? अब ये आवाज बंद हो जाए समझो। तो बच्चों पहले मैं रिजल्ट बता रहा हूं, फिर उसका प्रूफ बताता हूं। कोई भी अगर तुम तैरने वाली चीज फेंक रहे हो, या बराबर डेंसिटी की चीज फेंक रहे हो, तो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो पहले मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि कोई बोट है, उसके अंदर प्लास्टिक की बॉल रखी, उन प्लास्टिक की बॉल को तुमने उस पूल में फेंक दी। तो बच्चों बताओ, प्लास्टिक की बॉल तैरेंगी या डूबेंगी? तैरेंगी। तो तैरने वाली चीज फेंक रहे हो, तो पहले अगर पानी की हाइट h थी, तो बाद में कैलकुलेट करोगे h ही आएगी। मान लो उसमें कुछ आइस क्यूब रखे हैं बोट में, उसको तुमने पानी में फेंक दिया। बताओ आइस क्यूब तैरेंगे या डूबेंगे? तैरेंगे। तैरेंगे, तो तैरने वाली चीज फेंक रहे हो, लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो उसमें एक पानी की बोतल रखी, बोट में पानी की बोतल रखी, तुमने पानी लेके उसमें फैला दिया। किसमें? पूल में। तो पूल में तुमने पानी फैला दिया, तो पानी और पानी बराबर डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है। बराबर डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है, तो अभी भी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है, बराबर डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो या कम का गिरा रहे हो, तो लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसका प्रूफ मैं बता रहा हूं। क्लियर है? तो अब देखो, उस ब्लॉक को उठा के मैंने पटक दिया। अब उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो मान लो वो ऐसे तैर रहा। अब मान लो उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर डूबा हुआ है, ये हिस्सा एल है, ये हिस्सा एल। क्लियर है? इसका ये वाला एरिया मान लो मैंने कुछ ए डैश मान लिया। क्या मान लिया? ए डैश। अब इधर बच्चों, पानी का वॉल्यूम, पहले पूरे पूल में अगर 100 लीटर पानी था, तो कुछ भी कर लो टोटल पानी तो 100 लीटर ही रहेगा। तो अब मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, इनिशियल वॉल्यूम। तो बच्चों इनिशियल वॉल्यूम अगर लिखोगे, तो एरिया इंटू एच, ये हुआ। लेकिन उसमें इतना
ब्लॉक ने कवर कर रखा, तो एरिया इंटू एच ये हुआ, माइनस स्मॉल एरिया इंटू एक्स। ये चीज क्लियर है? तो स्टार्टिंग वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं, स्टार्टिंग वॉल्यूम, तो एरिया इंटू एच माइनस एरिया इंटू एक्स। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल स्टार्टिंग वॉल्यूम ये होगा। अब फाइनल वॉल्यूम में लिख रहा हूं, तो ये हाइट हो गई एच टेस्ट, ये हो गया एक्स टेस्ट, ये कितना हो गया एक्स टेस्ट। तो अब मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, वो देखना, देखो फाइनल वॉल्यूम एरिया इंटू एच टेस्ट माइनस इसका एरिया इंटू ये एक्स टेस्ट, ठीक है? हाँ, एरिया इंटू, बच्चों चेक करते रहना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, ये है। लेकिन इतना हिस्सा पानी नहीं है, तो वो और हटाओ, वो तुम और हटाओगे तो ए डैश एल डैश। ये चीज क्लियर है? बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब देखना बच्चों, अब बच्चों देखो, ये तैर रहा है, अगर ये तैर रहा है तो इसका वेट, मतलब इसका, बच्चों इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, एम जी किससे बैलेंस होनी चाहिए? स्मॉल एरिया, ये मान लो एल इंटू रो लिक्विड इंटू जी। ये चीज क्लियर है? तो इन दोनों को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो एम जी इक्वल टू ए डैश एल रो लिक्विड जी। ठीक है, जी यहां से कट गया, तो यहां से देखो ए डैश एल, ये तुम्हारे पास कितना आ गया? एम बाई रो लिक्विड, एम बाई रो लिक्विड। बच्चों ये पॉइंट अभी क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो इस ए डैश एल डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम बाई रो लिक्विड। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है ना? ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूं, इन दोनों को बच्चों में सेपरेट कर रहा हूं, तो वो तुम देखना, देखो जैसे मैंने पहले सॉल्यूशन में किया था वैसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1 - 2, पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यहां सेपरेट करोगे क्या मिलेगा? 0। एरिया कॉमन आ गया, H माइनस एच डैश, H माइनस एच डैश, यहां माइनस ए कॉमन आ गया, X माइनस एक्स डैश, ये प्लस का हो जाएगा, ए डैश एल डैश। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? अब यहीं से देखो, 0 इक्वल टू ए एच माइनस एच डैश माइनस ए एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स माइनस एक्स डैश, बच्चों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसको सेपरेट करो, एम अपॉन ए रो एल, एम अपॉन ए रो एल। यहां से देखो पूरी चीजें वही है, ये वही रहेगा, तो x माइनस एक्स डैश, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? m अपॉन ए रो एल। ये चीज क्लियर है बच्चों? ये आ गया। अब a डैश एल डैश, a डैश एल डैश, ये प्लस में, ये प्लस में है, और a डैश एल डैश की जगह मैं लिख सकता हूं m अपॉन रो एल। अब बच्चों देखो यहां से, ये इससे कट गया, ये आपस में कट गए, बच्चों देखो ये कट गया, ये कट गया, तो ये वाला टर्म बचा 0, ये दोनों टर्म आपस में कट गए, तो इधर का टर्म हो गया 0, तो 0 इक्वल टू ए एच माइनस एच डैश, इसको वहां भेज दो, तो h इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गई? एच डैश। h इक्वल टू क्या आ गई? एच डैश। यानी कि जितनी पहले हाइट थी अभी भी उतनी ही हाइट है। तो बच्चों डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, आप रिजल्ट वाइज याद रख सकते हो, वो मैं लिखवा दूंगा,
नॉर्मल लेवल के लिए तुम रिजल्ट याद रख सकते हो, उससे काम चल जाएगा। बहुत कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें प्रॉपर डेटा पूछे। एडवांस लेवल पे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें बहुत प्रॉपर डेटा पूछता है कि भाई कितना लेवल कम हुआ, कितना क्या हुआ। उस केस में ये अप्रोच फॉलो कर सकते। बाकी नॉर्मल लेवल पे यहीं से सॉल्व हो जाएगा, जो मैं तुम्हें अभी रिजल्ट लिखवाऊंगा। बट उसका प्रूफ मैंने तुम्हें बता दिया। प्रूफ क्या है? डूबने वाली कोई भी चीज फेंकोगे या ज्यादा डेंसिटी की कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो लेवल कम होगा। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन है। अब कोई तैरने वाली चीज फेंकोगे या सेम डेंसिटी की चीज फेंकोगे तो लेवल वही रहेगा। बच्चों समझ पाए इसे? कहीं कोई दिक्कत? तो एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं तुम्हें रिजल्ट लिखवा देता हूं। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? किसी को भी डाउट? तो अब बच्चों डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो जो जनरली पूछे जाते हैं। हालांकि वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर वापस से मुझे बताओ। एक बोट मान लो पूल में तैर रही है, जो मैंने इसमें एक क्वेश्चन छुड़वाया था, अगर उसे देखना चाहो वो इसी पैटर्न का था। इसमें नहीं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखना। ए बोट कैरिंग स्टील बॉल इज फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन ए टैंक। If ball are thrown into tank one by one, how will it affect level of water? तो बच्चों स्टील की बॉल है, स्टील की बॉल है। बताओ डूबेंगी कि तैरेंगी? डूबेंगी। तो बताओ वाटर लेवल कम होगा या बढ़ेगा? अगर डूबने वाली चीज फेंक रहे हो तो वाटर लेवल क्या होगा? कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल फॉल। अब ये क्लियर है? ठीक है। यही मान लो वो स्टील बॉल की जगह प्लास्टिक बॉल लेके चल रहा होता, उसे फेंकता, तो वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ता? वाटर लेवल क्या रहता? सेम। आइस क्यूब होते तो क्या होता? सेम। खुद पानी उसमें फैला देता तो क्या होता? सेम। इसी में बच्चों एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो वो बोट चला रहा है, उसी में से कुछ पानी पी ले, उसी में से कुछ पानी पी ले, तो भी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहे। समझ के बच्चों? कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। ठीक है। तो बच्चों अब नोट करके एक पॉइंट लिख लो। नोट करके बच्चों पॉइंट लिख लो। तो नोट करके बच्चों पॉइंट तुम लिख लो। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, in such type of questions, if density of throwing object, in such type of questions, if density of throwing object, तो बच्चों अब ऐसे लिख लो, रो ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ डेंसिटी ऑफ throwing ऑब्जेक्ट, तो रो ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन रो लिक्विड, देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेस। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो लिक्विड लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। बी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, लिक्विड की डेंसिटी से कम है या बराबर, कम है या बराबर, देन लेवल रिमेन सेम, देन लेवल रिमेन सेम। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है
तो लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, लिक्विड लेवल कम हो जाएगा। और अगर कम या बराबर डेंसिटी है तो लेवल वही रहेगा। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब इसी में एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसने ये कहा कि सर एक स्टोरी रहती है, इसमें पानी कौए ने पत्थर ला ला के डाले, पानी का लेवल ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया। तो बच्चों ये समझो, इसी वजह से मैंने एक पॉइंट लिखवाया है, सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन, अगर पूल के बाहर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं और उन पत्थर को अगर पूल में फेंकोगे तो लेवल बढ़ेगा। यहां कंडीशन ये है कि उस बोर्ड के पत्थर को फेंक रहे हैं, ना कि बाहर से लाके पत्थर फेंक रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला है सिमिलर सिचुएशंस होनी चाहिए। अब ये सिचुएशन थोड़ा ज्यादा पूछते हैं तो मैंने रिजल्ट के फॉर्म में लिखवा दी। अभी समझ गए? बाहर से लाके पत्थर फेंकोगे तो लेवल बढ़ेगा ही। यहां कंडीशन ये है बच्चों, कंडीशन ये है कि उसी बोर्ड के अंदर पत्थर थे, उसी को हम अंदर फेंक रहे हैं। समझ गए बच्चों? चले आगे अब। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट तुम इसे ड्रॉ करो। ठीक है, ये लेंथ L, लिक्विड की डेंसिटी रो L, लिक्विड की डेंसिटी रो L, एरिया A, एरिया A। तो बच्चों अभी इसको ऐसा ही बना लो, मतलब थोड़ा ये टूटा हुआ सा लग रहा है, टूटा हुआ की जगह कंप्लीट बना लो ऐसे। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बना लो। ये रो L लिक्विड की डेंसिटी, मान लो यहां तक डूबा हुआ, यहां तक ऐसे पूरा डूबा हुआ। बच्चों ड्रॉ कर लिया? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों पी नॉट है। बच्चों ये यहां टॉप पॉइंट तक भरा हुआ है। फर्स्ट इसमें बच्चों लिखो, फर्स्ट फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट। बच्चों कंडीशन ये है कि यहां ये एयर टाइट है। एयर टाइट का मतलब यहां तुम इसे वैक्यूम मान के चल रहे हो, यहां क्या है, वैक्यूम। समझ पाए बच्चों? जो नीचे वाली सिचुएशन है वो वैक्यूम वाली सिचुएशन है। नीचे लिक्विड एयर कुछ भी नहीं है, नीचे वैक्यूम है। एयर टाइट तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट है और नीचे तुमने सब कुछ हटा दिया। जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक खाली बर्तन लिया और जैसे बच्चों तुमने देखा होगा कुछ रबड़ के होते हैं, ऐसे लगाते हैं चिपक जाते हैं, रबड़ के ऐसे दबा के रखते हैं, इस पे चिपक जाते हैं, हैंगर वगैरह उस तरह के लेते हैं। तो ऐसे ही मान लो ये खाली बर्तन है, तुमने कोई एयर टाइट ऑब्जेक्ट इस पे चिपका दिया तो नीचे बिल्कुल वैक्यूम हो गया। अब तुमने इसमें पानी भर दिया, अब तुमने इसमें पानी भर दिया। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? अब एक बार अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। बच्चों डिस्कशन मत करो, अपने हिसाब से सॉल्व करो। अब बच्चों हैंड राइज करें जो इसमें आंसर देना चाहे।
जैसे इस तरह से ऑब्जेक्ट है, एयर टाइट सिचुएशन में है, तुम्हें बताना है कि भाई कितना फोर्स लगेगा लिक्विड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे। देखते हैं और कोई, बोलो। सेम। और चलो बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम इसे देखो। तो बच्चों अब ध्यान से समझना इसे। देखो, यही ऑब्जेक्ट है, पूरा ऐसे डूबा हुआ है। साइड वाले पे अगर मैं फोर्स देखूंगा तो ऐसे, तो साइड वाले फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। साइड वाले फोर्सेस कैंसिल आउट। ऊपर से फोर्स देखोगे तो पी नॉट इंटू एरिया, पी नॉट इंटू एरिया। तो अब अगर मैं इसमें फोर्सेस देखता हूं, तो अब अगर तुम इसमें फोर्सेस देखोगे तो यहां पे फोर्स तुम्हारा लगेगा पी नॉट इंटू एरिया। साइड वाले सारे के सारे फोर्सेस कैंसिल आउट। बच्चों बताओ, नीचे हवा पानी कुछ नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, तो बताओ नीचे प्रेशर क्या हुआ, नीचे प्रेशर क्या हुआ, जीरो। तो प्रेशर इनटू एरिया, बट प्रेशर जीरो है, जीरो। तो ये फोर्स हो गया तुम्हारा जीरो, ये फोर्स तुम्हारा हो गया जीरो। अब मुझे बताओ, लिक्विड साइड में फोर्स लगा रहा था, लिक्विड इस तरह से साइड में फोर्स लगा रहा था, सारे फोर्स आपस में कैंसिल आउट। ऊपर जो फोर्स लगाया है वो तो एटमॉस्फेरिक ने लगाया है, तो लिक्विड ने नेट फोर्स क्या लगाया, जीरो। तो इस केस में अगर मैं लिक्विड का नेट फोर्स देखता हूं, नेट फोर्स ऑफ लिक्विड कितना हो गया, जीरो। तो बच्चों यहां तुम्हारी बॉयंसी नहीं लगेगी। कई बच्चे सोचते हैं कि सर बॉयंसी के हिसाब से तो वी रो लिक्विड जी आना चाहिए, वी रो लिक्विड जी आना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, बॉयंसी फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। तो नॉर्मली हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो नीचे कभी वैक्यूम क्रिएट थोड़ी होता, नीचे थोड़ा बहुत पानी एयर ये सब होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मल सिचुएशन में कभी वैक्यूम नहीं होता। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर वैक्यूम नहीं होता है, तो नॉर्मल सिचुएशन में हम यहां लगाते हैं पी नॉट प्लस रो जी एल इंटू एरिया। ये दोनों कट गए, आ जाता है रो जी एल इंटू एरिया, और उसी को हम बॉयंसी बोलते हैं। लेकिन अगर एयर टाइट वैक्यूम वाली सिचुएशन होगी तो बॉयंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये पॉइंट समझे। तो जब भी तुम्हें एयर टाइट वैक्यूम वाली सिचुएशन दे दी है तो फिर तुम्हें प्रेशर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तुम बॉयंसी का फंडा नहीं लगा सकते। ये पॉइंट बच्चों समझे, ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में मुझे वापस बताओ, लिक्विड की वजह से ओवरऑल फोर्स कितना हुआ, बोलो बच्चों, लिक्विड की वजह से ओवरऑल फोर्स जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स पी नॉट इंटू एरिया। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5, एरिया मान लो 2, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 लाख न्यूटन। अब तुमसे पूछा, इस, मान लो इसको ऐसे ऊपर उठाना चाहता हूं, ऊपर उठाना चाहता हूं, तो ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 लाख न्यूटन प्लस इसका mg जो हो, समझ गए। तो चीज तुमने यहां से क्या सीखी है, अगर नीचे वैक्यूम टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो बॉयंसी तुम्हारा नहीं लगेगा, यहां तुम्हारी बॉयंसी फेल हो जाएगी। ये चीज समझ गए बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है। अब वापस समझना, इसी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बच्चों बताओ, सबमरीन पानी के अंदर या ऊपर, अंदर चलती। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि सबमरीन के जो मान लो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, उनको ये सजेशन दिया जाता है कि कभी भी सी बेड पे आके मत बैठ जाना। जैसे तुम्हें लग रहा है कि भाई बिल्कुल तली में चले जाओ, आराम से रिलैक्स कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जो सबमरीन है उसको बिल्कुल समुद्र के बॉटम पे लाने को अवॉइड किया जाता है। रीजन बिहाइंड समझो, बिल्कुल तुम नीचे ले आए तो नॉर्मल वे में सबमरीन पे क्या होता है,
यहाँ P1 इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया, तो वही बॉयंसी लगता है, ये बॉयंसी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम बिल्कुल बॉटम पे ले आए, बिल्कुल बॉटम पे, तो बिल्कुल बॉटम पे अगर तुम ले आए तो यहाँ रेत वेत रहती है, सबमरीन का वजन वैसे ही ज्यादा होता है, थोड़े टाइम रख ही रही, तो यहाँ एयर वगैरह हट गई, पानी वगैरह हट गया, और मान लो बिल्कुल एयर टाइट सिचुएशन बन गई, तो यहाँ का फोर्स खत्म हो गया। अब ऊपर पानी बहुत हाइट तक भरा हुआ, तो यहां से फोर्स लगेगा पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया, जो कि बहुत हैवी फोर्स होगा। तो अगर नीचे से वैक्यूम हट गया, मतलब पानी या वो सब हट गया, तो केवल ऊपर से नीचे फोर्स लगेगा, जो कि बहुत हैवी फोर्स होगा। बहुत हैवी फोर्स होगा तो सबमरीन वहीं चिपकी रह जाएगी। अब उसके इंजन में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको वापस उठा पाए, तो उसी वजह से बिल्कुल नीचे जाके रुकने के लिए अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एयर टाइट सिचुएशन अगर बन गई तो बहुत हैवी फोर्स की वजह से वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी। और जब तक थोड़ा बहुत भी ऊपर है तो इस पे ओवरऑल फोर्स ऊपर ही लगेगा, तो उल्टा ये खुद ही ऊपर आना चाहती है। लेकिन जैसे ही बिल्कुल नीचे चली गई, एयर टाइट सिचुएशन बन गई, तो बहुत हैवी फोर्स नीचे लगेगा और वो उठ ही नहीं पाएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ 2 लाख न्यूटन फोर्स चाहिए, जबकि एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। सबमरीन तो बहुत बड़ी होती है, उसके अलावा पानी की गहराई पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, 10 मीटर पे पी नॉट के बराबर। अगर 1000 मीटर भी अंदर चले गए तो पी नॉट का लगभग 100 गुना और हो गया, तो इतना ज्यादा फोर्स होगा कि वो उठ ही नहीं पाएगी। पॉइंट बच्चों समझे? यहां तक कोई तकलीफ? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों वापस से समझो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जो मैंने एडवांस वाला डीपीपी दिया है उसका क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। थोड़ा सा बच्चों में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार तुम इसे घर पे अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। इधर बच्चों, बच्चों आवाज बंद हो जाए, अब इधर आ जाओ। देखो, जो अभी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको समझना। तो मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अटेम्प्ट तुम खुद करना, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या है, ये सिचुएशन है, लेकिन यहां हवा है, यहां क्या है, हवा। अब इस सिलेंडर को अगर देखोगे, ये चीज क्या है, एक सिलेंडर है। ये चीज जैसे बच्चों अगर मैं बताऊं, ओके, तो ये चीज बच्चों एक इसी तरह से सिलेंडर है, समझ गए? अब बच्चों बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? डायग्राम देख के बताओ। पी नॉट प्लस रो जी एच वन, क्लियर है? तो यहां से इस पे नीचे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? पी नॉट प्लस रो जी एच वन। अब ये वाली रेडियस है आर, ये वाली रेडियस है 2r, तो इसका एरिया अगर तुम a मानते हो तो इसका एरिया होगा 4a। तो यहां से फोर्स लगेगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू 4a। अब नीचे से जब फोर्स लिखोगे तो यहां पी नॉट इंटू एरिया, यहां हवा है, वैक्यूम नहीं है, तो पी नॉट इंटू एरिया। अब बच्चों बताओ, ये एरिया 4a, पूरा एरिया 4a, बीच का एरिया a, तो बचा हुआ एरिया कितना हुआ? बचा हुआ एरिया 3a। तो यहां से फोर्स लगा पी नॉट इंटू एरिया, यहां से फोर्स लगेगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच इंटू 3a। इसका mg लगेगा नीचे, समझ गए बच्चों? अब पहले पार्ट में तुमसे ये बोला गया है कि इसका लेवल कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। h1 की वैल्यू बताओ जब ये उठेगा, तो उठते समय क्या होगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के बराबर, तो ऊपर वाला फोर्स है ये और ये, नीचे वाला फोर्स ये और ये, बैलेंस कर दोगे आंसर आ जाए। उसके बाद के पार्ट भी बच्चों उसी से रिलेटेड है, तो एक बार खुद ट्राई करना। 3 पार्ट है इसमें टोटल,
तुम्हारे जे एडवांस में ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आइडिया लगता है कि ऐसा नहीं कि हर समय वी रो जी बॉयंसी फोर्स लगा। समझ गए? तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर उसमें देख लेना, उसी के बाद में कहीं है, तो वो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट है, वो अटेम्प्ट करना, हम डिस्कस कर लेंगे। काफी कुछ मैंने समझा दिया है, उस तरह से करना। ठीक है? अब उसके बाद बच्चों ये डायग्राम बना लो। इसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। ये वाटर है, लिखा हुआ है वाटर। ये वॉल्व है। पहले यहां 10 मीटर तक लिक्विड है, यहां 8 मीटर तक लिक्विड है, और वॉल्व बंद है। तो बच्चों जो अभी मैंने एडवांस वाला क्वेश्चन बताया, उसमें की कंसेप्ट ये है कि तुम बॉयंसी से उसे नहीं कर सकते। तुम डायरेक्ट उसमें बॉयंसी लगाना चाहो, वो गलत होगा। तुम्हें उस क्वेश्चन को प्रेशर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयंसी तब लग पाएगी जब वो प्रॉपरली उस तरह से डूबा हुआ हो। उसमें नीचे वाला हिस्सा एयर टाइट है और एयर है, तो वहां पी नॉट इंटू एयर का फोर्स लगेगा। तो इस तरह से दो ट्यूब हैं, दोनों ट्यूब का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। इसमें 10 मीटर तक है, इसमें 8 मीटर तक है। इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, और ये वॉल्व है। बच्चों ड्रॉ कर लिया? ठीक है। अब बच्चों बताओ, अगर मैं वॉल्व ओपन कर देता हूं तो किस तरफ लेवल ज्यादा होगा? लेफ्ट राइट? किधर ज्यादा होगा? बराबर। क्योंकि कनेक्टेड वेसल में लेवल बराबर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रोडक्ट्स में मैंने लिखवाया था। क्लियर है? तो बच्चों अब इसमें तुम लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ वॉल्व इज ओपन। तो इस वॉल्व को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन होगा, वो तुम्हें बताना है। वाटर की डेंसिटी तुम्हें पता होती है 1000 kg/m3। उस फैक्ट को यूज कर सकते हो। एक बार अपने हिसाब से करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है? ग्रेविटी का वर्क डन तुम्हें बताना। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों इधर आ जाएं। बच्चों अटेम्प्ट कर लिया अभी से? बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग समझो। बच्चों वर्क पावर एनर्जी में तुम पढ़ते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है बच्चों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? बच्चों मुझे बताओ, ये 10 मीटर है, इसका सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे होगा? 5 पे। तो शुरू में इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 5 पे। मुझे बताओ, ये 8 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अब मैं
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, तो m1 g और हाइट कितनी है 5, m2 g हाइट कितनी है 4। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब मुझे मास लिखना है, तो वॉल्यूम 10 इंटू 0.5, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू जी 5। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? अब सेकंड केस में अगर मैं मास लिखता हूं, तो लेंथ है बच्चों 8, हाइट एरिया 0.5, डेंसिटी 1000, जी 4। देखो इस वाले लिक्विड की अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, तो इसका मास ग्रेविटी और इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट है 5 मीटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे। इस वाले की लिखूंगा, तो इसका मास, इसका ग्रेविटी और इसका सेंटर ऑफ मास होगा 4 पे, तो mg5 mg4। मास मैंने कैसे लिखा है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम में कैसे लिख रहा हूं? एरिया इंटू लेंथ। बच्चों इतना समझ पाए? अब मुझे बताओ, फाइनली फाइनली एक का लेवल 10 है, एक का 8 है, एरिया सेम है, फाइनल लेवल क्या होना चाहिए? कितना कितना होगा? तो सिमेट्री से बोल सकते हो 9 9। अगर लेवल 9 है, अगर लेवल 9 है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 4.5 पे। तो अगर मैं अब सिस्टम की फाइनल एनर्जी लिखता हूं, तो मास जी और सेंटर ऑफ मास की हाइट 4.5। अब ऐसे दो हैं, तो इंटू दो, जितनी इसकी एनर्जी होगी उतनी ही इसकी होगी, तो mgh का 2 टाइम्स। अब मैं मास लिख रहा हूं, तो मास अगर मैं लिखता हूं, तो मास मेरे पास वही एरिया 0.5, हाइट 9, डेंसिटी 1000, तो ये हो गया मास। ग्रेविटी 10, हाइट 4.5, और ऐसे दो कंटेनर है तो इंटू 2। बच्चों एक बार चेक करो, दोनों पोटेंशियल एनर्जी तुम समझ पाए? इनिशियल फाइनल दोनों पोटेंशियल एनर्जी कनेक्ट कर पाए? अब तुम्हें वर्क डन बाई ग्रेविटी चाहिए, वो क्या होगा? डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल तुम्हें पता है, फाइनल पता है, सब्ट्रैक्शन कर लोगे? बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ हो? तो आगे बस तुम्हें सेपरेट करना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में डेटा बदलता है। ये मैंने 10 और 8 दिया है, किसी में H1 H2 दे देंगे, किसी में 6 5 दे देंगे, पैटर्न यही रहेगा। किसी किसी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना हो, तो एरिया अलग अलग दे देंगे, लेकिन उसे भी तुम मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हो सकता है एरिया सेम देंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाता है, एरिया अलग होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अभी बच्चों ये क्लियर है? ठीक है, हटा दूं बच्चों इसे? आप कहीं कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। अब बच्चों जो हम पढ़ रहे थे, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। उसी में एक हाँ टॉर्क वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो हमने छोड़ रखा है, एक बार बच्चों रीड कर लो, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं। जो डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है उसे एक बार बच्चों रीड कर लो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्लेंडर से मतलब होता है पतली सी रॉड। जैसे इसमें जो ये स्लेंडर वर्ड यूज किया है, तो स्लेंडर को हम बोलते हैं एक पतली सी रॉड। ठीक है। A slender homogeneous rod of length 12 float partially immersed in water. ठीक है, being supported by a string fastened to one of its end, वो भी ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें कितनी दी है? 0.75। लेंथ ऑफ रॉड दैट एक्सटेंड आउट ऑफ वाटर, तो बच्चों तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी, जो बाहर है, ये वाली लेंथ निकालनी। क्वेश्चन क्लियर है? जो बाहर है वो तुम्हें निकालना। तो बच्चों मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ पाए? अब क्वेश्चन को समझो की कंसेप्ट इसमें क्या होता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। बच्चों बताओ,
अगर होमोजीनियस रॉड है, होमोजीनियस रॉड लेंथ 12 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर 12 लेंथ की रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल बीच में। तो mg फोर्स कहां लगेगा? बोलो बच्चों, mg हमेशा कहां लगेगा? बीच में। तो mg फोर्स हमेशा यहां बीचों बीच लगेगा और ये डिस्टेंस पक्का L होगी। mg हमेशा यहीं लगेगा। अब जो जरूरी कंसेप्ट है वो ये है, बुओयेंसी फोर्स डूबे हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगता, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे लगता। मैंने माना कि एक्स लेंथ रॉड की डूबी हुई है, तो अगर जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है उतनी लेंथ पानी में डूबी हुई है, तो उतनी लेंथ अगर पानी में डूबी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? x/2 पे। तो बॉयंसी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी पे लगता है, जो कि डूबे हुए पार्ट का मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ मास होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉयंसी फोर्स ऊपर, mg नीचे। अब इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं। टेंशन मान लो T, टेंशन T। तो बच्चों एक्स लेंथ डूबी हुई है, तो ये लेंथ अगर मैं यहां तक देखता हूं, ये वाली लेंथ, ये कितनी हुई? 2l-x। ठीक है, ये वापस से कितनी हुई? x/2। 2l-x प्लस x/2 कितनी हो जाएगी? 12-x/2। तो बच्चों बॉयंसी सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 12-x/2। या ऐसे समझो, ये डिस्टेंस x/2 है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? 12-x/2। ये चीज क्लियर? इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए मान लिया। तो अब समझो, इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं। बताओ टी का टॉर्क कितना होगा? टेंशन का 0। mg किस तरफ घुमाएगा? इधर। बॉयंसी उधर, तो ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। इक्विलिब्रियम में वो नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा तो दोनों के टॉर्क क्या होने चाहिए? अगर इक्विलिब्रियम में वो नहीं घूम रहा है, तो बताओ बॉयंसी और ग्रेविटी किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए? बराबर। तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों के टॉर्क बराबर। टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ बॉयंसी। अब mg का टॉर्क लिख रहा हूं, तो mg बच्चों ये l डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l cos थीटा। ये क्लियर है? अब बॉयंसी का टॉर्क लिखता हूं, तो बॉयंसी फोर्स ये है, ये डिस्टेंस, तो 12-x/2 cos थीटा। 12 माइनस बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 12-x/2 cos थीटा। इतना बच्चों क्लियर है? अब cos थीटा तुम्हारा कट गया, मैं मास लिख रहा हूं, तो 2l इंटू एरिया, वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी बच्चों 0.75 दी है। डेंसिटी कितनी दी है? 0.75। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, जी एल। ठीक है, बॉयंसी फोर्स। बच्चों बताओ डूबे हुए पार्ट का लेंथ कितना है? डूबे हुए पार्ट की लेंथ x। तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे? x इंटू एरिया इंटू लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड वाटर है 1, तो x इंटू एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, 12-x/2। अब बच्चों देखो a और g कट गए, a और g कट गए। इस साइड तुम्हारे पास क्या बचा? 1.5l²। इस साइड अगर देखोगे तो x 12-x/2। ये चीज क्लियर है?
अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मैं आंसर को क्रॉस चेक करा रहा हूं। तो आंसर बच्चों मैंने तुम्हें इसमें दिया है एल। तो अब तुम देखो, एक्स की जगह एल रखो, यहां एल, ये L/2, तो L/2 बचा 3L/2, 3L/2 इंटू एल कितना हो गया, 3L² बाई 2, वही 1.5L²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी एल। इसका मतलब ये है कि आधी रॉड डूबी हुई है, आधी रॉड डूबी हुई है तो आधी रॉड बाहर है, आंसर आ जाएगा। अब इसी में कई बार डेटा बदलता रहता है, जैसे ये 0.75 है, किसी में 0.5 दे देंगे, किसी में कुछ और दे देंगे, पैटर्न यही रहेगा। लेकिन बच्चों ये चीज याद रखो, जब भी ये रोटेशन वाला क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, दूसरा बहुत पेशेंस से करना पड़ता है। थोड़ा भी तुमने कुछ गड़बड़ किया तो उसी वजह से मैं डायग्राम खुद बना के लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम आप बनाओगे तो उतना साफ सुथरा बनेगा ही नहीं। तो बहुत प्रॉपर तरीके से तुम्हें डायग्राम बनाना होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती, तब जाके वो सॉल्व होता है, वरना नहीं होगा। बच्चों समझे इसे? अब जो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट था वो अपना ओवर होता है। स्टैटिक्स से मतलब होता है जब तक कि फ्लूइड रुका हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे वो होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से मतलब होता है उसमें फ्लूइड मूव करने लगता है, तो वो बच्चों हम देखेंगे। होमवर्क में बच्चों बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि टॉपिक, हाँ जो एडवांस के क्वेश्चन है उन्हें तुम ट्राई कर सकते। जैसे बच्चों देखो, बच्चों एडवांस जो डीपीपी है उसमें 10 तक हम कर चुके हैं। 11 थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, वो मैं बाद में करेक्ट करवा दूंगा। तुम 12, 13, 14, उसके बाद बच्चों 15, 16, 17, 18 ये अटेम्प्ट कर सकते। हालांकि हम डिस्कस केवल ये 3 कर लेंगे। तो बच्चों अटेम्प्ट करने के लिए ये तुम सारे अटेम्प्ट कर लेना। डिस्कस बस हम स्टार्टिंग 3 अभी करेंगे, तो उतना बच्चों कर लेना, बाकी फिर हम देखते हैं बच्चों। तो एडवांस वाले डीपीपी में अप टू 18 कर सकते हो, बट डिस्कस फिलहाल हम ये 3 ही करेंगे। ठीक, ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं।